नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था और उसका उद्गम स्थल के बारे में कि मूल स्थान कहाँ था, कहाँ से मतलब है जो उसका उद्गम हुआ चौहानों का। उसके बाद में आगे के शासकों के बारे में आज हम विवरण करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि चौहान वंश का सबसे पहले तो बात आती है कि संस्थापक मैंने बताया था, संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। इसके बाद में बात आती है कि भाई चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव चौहान था, जो लगभग 551 ईस्वी में सांबर के आसपास के क्षेत्र में अपने राज्य की नींव डाली। इसके बाद में चौहान वंश के बहुत सारे शासक हुए हैं, उसमें से जो मैं मुख्य मुख्य आपको बता दूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से 4 या 5 शासक हुए हैं जिसके प्रश्न आज तक कंपटीशन में उठते रहे हैं। तो इसके बाद में वासुदेव के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है गुवक। क्या नाम है दोस्तों? गुवक। गुवक ने क्या किया था कि भाई हर्षनाथ मंदिर है जो सीकर में है, उसका निर्माण गुवक ने करवाया था। और इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? हर्षनाथ प्रशस्ति से मिलती है। इसने क्या किया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? हर्षनाथ प्रशस्ति से। इसके बाद में अगला शासक आया, उसका नाम था विग्रहराज। विग्रहराज सेकंड या द्वितीय। इसके बारे में बात आती है कि विग्रहराज द्वितीय ने जो गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था मूलराज, तो गुजरात के शासक है मूलराज को विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया। यह भी साम्राज्यवादी राजा था कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गुजरात के शासक था मूलराज। मूलराज को क्या किया? पराजित किया। मूलराज को पराजित। और एक काम और किया इसने, क्या किया कि बड़ौच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। बस इसके बारे में आप दो ही बात कर सकते। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट पर्सन इसके दो ही बनते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि इसके कोई संतान नहीं थी, विग्रहराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। उसके बाद इसका शासक बना उसका भाई था, उसका नाम था दुर्लभराज। दुर्लभराज को ये विग्रहराज द्वितीय का भाई था। इसके बारे में और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे दुर्लभ देखा गया है। क्या कहा गया है? इसे कहा गया है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। क्या ना हो? जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न हो। ये थे स्टार्टिंग के 1 2 4 5 शासक हुए। सबसे पहले गुवक का, उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में विग्रहराज द्वितीय हुआ जिसने मूलराज को पराजित किया और आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसके बाद में विग्रहराज के कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद में बड़ा दुर्लभराज। दुर्लभराज के बारे में कोई ज्यादा इंपोर्टेंट बातें नहीं है, इसको दुर्लभ्य कहा गया। दुर्लभ्य का मतलब होता है कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना हो। इसके बाद में एक शासक और हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। इसके बारे में कुछ कोई ज्यादा जानकारी की बात नहीं है। पृथ्वीराज प्रथम के, ये था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजय राज। और शासकों में सबसे पहले बात आती है तो अजमेर का चौहान पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज्यादा इंपोर्टेंट शासक की बात आती है तो वो आती है अजय राज की। आज हम बात करेंगे
अजय राज की। और चौहान वंश के पढ़ने से पहले ये 2-4-5 बातें आपको ध्यान में होना चाहिए कि संस्थापक कौन था। उत्पत्ति के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि वे वो किस वासुदेव इसका संस्थापक था। इसके बाद वे गोवक आए, उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, इसकी जानकारी हर्षनाथ प्रशस्ति में मिलती है। इसके बाद विग्रह राजा, इसने गुजरात के मूलराज को पराजित किया और आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में एक शासक और विग्रह राज के को पुत्र न होने के कारण उसका भाई दुर्लभ राज गद्दी पर बैठा, और उसके बारे में कोई ज्यादा खास चर्चा की बात नहीं है कि उसे दुर्लभ देखा गया, जिसका मतलब अर्थ होता है कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न हो। इसके बाद में एक शासक और आया, उसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के एक पुत्र था जिसका नाम था अजय राज। तो देखते हैं हम अजय राज को। अजय राज की बात करें तो देखो, अजय राज की बात करें तो अजय राज का शासनकाल रहा 1113 से लेकर 1133 तक। 1113 से लेकर 1133 तक। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले यही इच्छा होगी कि जहां पर ये डेरा डालेगा तो सबसे पहले भाई अपने बैठने के लिए क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो बैठने के लिए सबसे पहले अजय राज ने सोचा कि मैं बनाऊं एक दुर्ग। तो इसने क्या किया कि एक दुर्ग बनाया या किला जिसका नाम था अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग। इसके बाद में अजय मेरू दुर्ग की नींव डाल दी और शहर भी बसना शुरू हो गया, और अजमेर की स्थापना की भी नींव डाल दी। अजमेर शहर की, अजमेर शहर की नींव कब डाली, स्थापना कर तो 1113 में। जब ये शासक बना, सबसे पहले जगह चिन्हित कर ली। जगह चिन्हित कर सबसे पहले सपना होता है कि बैठने के लिए मकान, तो इन्हें सबसे पहले क्या करूं, मैं दुर्ग का निर्माण कराऊं। तो अजय राज ने क्या किया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर शहर की नींव 1113 में रख दी। इसके बाद में अजय राज ने अपने नाम के अजय देव नाम के सिक्के, अजय देव नाम के सिक्के, और एक इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सोमलेखा। क्या नाम था, सोमलेखा। सोमलेखा के नाम के भी इसने क्या किया, सिक्के चलवाए। क्या किए, सिक्के चलवाए। इसके बाद में बात आती है कि सबसे पहले अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और 1113 में अजमेर नगर की नींव डाली और अजय देव के नाम के सिक्के चलाए। उसकी रानी थी सोमलेखा के नाम के भी सिक्के चलाए। इसके बाद में बात आती है कि अजमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना, तो वो पहाड़ी का नाम था, कौन सी पहाड़ी थी, वो थी गढ़बिठली। क्या नाम था, गढ़बिठली। गढ़बिठली पहाड़ी पर होने के कारण उस दुर्ग का नाम भी क्या पड़ा, उस दुर्ग को गढ़बिठली भी कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी बात आती है अजमेर दुर्ग के बारे में कि उसे मतलब तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी जानने के लिए कि भाई एक सिसोदिया शासक था जो राणा कुंभा था, कुंभा का पुत्र था रायमल, और रायमल के एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज। उसे एक उपाधि प्राप्त थी, वो उपाधि थी उडना राजकुमार के नाम से। तो पृथ्वीराज ने क्या किया कि भाई उस दुर्ग का मरम्मत करवाई, और मरम्मत करवाकर उसने अपनी पत्नी के कहने पर उसका नाम क्या रख दिया, तारागढ़। पृथ्वीराज ने क्या रख दिया, इसका नाम है, पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग का नाम रखने के बाद इसने अजय राज के शासनकाल में 5-7 बातें हुई। अजमेर दुर्ग को निर्माण करवा दियो, और कौन सी पहाड़ी पर, गढ़बिठली पहाड़ी पर होने के कारण को नाम के रख दिया, दूसरा और नाम पड़े गढ़बिठली दुर्ग नाम पड़ा। इसके बाद में अजमेर नगर की स्थापना शुरू कर दी। 1113 में अजमेर नगर की नींव डाल दी और अजय देव नाम का सिक्का चलाया। अजय देव की एक रानी थी जिसका नाम था सोमलेखा, सोमलेखा के नाम का भी सिक्का चलवाया। और एक मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा, कुंभा का पुत्र था रायमल, और रायमल का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज। इसको एक उपाधि भी थी, उसे कहते थे, क्या कहते थे, इसे उडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से, उडना राजकुमार। उडना राजकुमार, उडना, पृथ्वीराज को उडना राजकुमार की एक उपाधि थी।
और इसने अपने पत्नी के कहने पर क्या कर दिया, तारागढ़ नाम रख दिया, क्योंकि इसने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। इसके बाद में शासक आता है, उसका नाम है अर्णोराज। उसका नाम है अर्णोराज। अब पढ़ांगा आपा अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज, अर्णोराज इसे अन्ना जी भी कहते हैं, अन्ना जी भी कहते हैं। अर्णोराज ने क्या किया, भी अर्णोराज शासक बनते सबसे पहले इसके मन में था कि मैं नहाने के लिए कुछ स्थान की जगह झील बनाऊं, तो उसने एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम था अन्ना सागर झील। क्या नाम था, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अर्णोराज ने। इसके बाद में बात आती है कि भाई अन्ना सागर झील से कुछ रहस्य मुगल शासकों से जुड़े हुए। मुगल शासकों में इस झील से दो शासकों के बारे में जुड़ा, एक तो था जहांगीर, एक था जहांगीर और एक था शाहजहां। जहांगीर क्या हुआ कि अजमेर घूमने आया, अजमेर घूमने आया तो उसने अन्ना सागर झील को देखा, तो उसका भी कुछ मन करा कि भाई मैं भी कुछ यहाँ पर आके इसके लिए करूं। तो इस झील के किनारे एक उद्यान बनाया। क्या बनाया, उद्यान। और उस उद्यान का नाम रखा सुभाष उद्यान। तो इस झील के किनारे एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम है सुभाष उद्यान। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इसके बाद में जहांगीर आ गया, जहांगीर के बाद में जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां भी अजमेर घूमने के लिए आया, तो इसने देखा जी पापा ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, तो अपन भी कुछ ना कुछ बनवाए। तो इसने क्या करवाया, शाहजहां ने बाहर दीवारी का, इसका बाहर दीवारी का, बाहर दीवारी का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया था शाहजहां ने। तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। और इसके बाद में अन्ना सागर झील के किनारे एक उद्यान है, उसका नाम है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इसके बाद में इसके किनारे, इसके बाहर की ओर चार दीवारी या बाहरी दीवारी थी, उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। इसके बाद अर्णोराज क्या करता है कि भाई पुष्कर झील के पास जाता है, और वहां पर जाने के बाद में उसका मन करता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनाऊं। तो बट जाके अर्णोराज ने क्या बनाया, वहां पर बनाया पुष्कर झील के किनारे एक मंदिर बनाया, जिसका नाम है वराह मंदिर। वराह मंदिर। और ये किस झील के किनारे है, ये है पुष्कर झील के किनारे। ये प्रश्न उठा था कि भाई पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो वो करवाया था अर्णोराज या अन्ना जी ने। इसके बाद में अर्णोराज और एक गुजरात का शासक था, अर्णोराज और एक गुजरात का शासक था, जिसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था, कुमारपाल। इस दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, और ये क्षेत्र था कहां पर है, आबू के पास। कहां पर है, आबू के पास। आबू के पास में इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अर्णोराज क्या हुआ, हार गया। अर्णोराज हार गया और कुमारपाल जीत गया। और ये कहां का शासक था, ये था गुजरात का शासक था, जिसका नाम था कुमारपाल। और अर्णोराज के मध्य आबू के क्षेत्र में इसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अर्णोराज क्या हुआ, हार गया। इसके बाद में अर्णोराज के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था जगदेव। अर्णोराज के एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था जगदेव। क्या नाम था, जगदेव। जगदेव और अर्णोराज के मध्य कोई विवाद हो गया, और कहते हैं कि उस विवाद होने के कारण जगदेव ने क्या कर दी, अर्णोराज की कर दी हत्या। और हत्या करते ही चौहान वंश का पितृहंता कौन कहलाया, वो कहलाया जगदेव। जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। और अर्णोराज क्या हुआ, अर्णोराज की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में अगला शासक आया, उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जो चौहान वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था।
तो एक बार और नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहले अजय राज ने 1113 से 1133 तक शासनकाल किया। अजय राज ने अजमेर दुर्ग की स्थापना की और अजमेर नगर की नींव कब डाली? 1113 में। इसके बाद में अजय राज ने अजय देव नामक सिक्के चलाए और उसकी रानी थी सोमलेखा के नाम से भी सिक्के चलवाए। इसके बाद में अजमेर दुर्ग को गढ़बिटली भी कहा जाता है, क्योंकि यह गढ़बिटली पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गढ़बिटली। इसके बाद में कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज जो मेवाड़ का सिसोदिया शासक था, उसने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और इसने अपनी पत्नी के कहने पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला शासक हुआ अर्णोराज। अर्णोराज ने सबसे पहले अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील के बाहर एक उद्यान है जिसका नाम है सुभाष उद्यान, और सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इसके बाद इस झील के बाहरी दीवारी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इसके बाद में बात आती है कि पुष्कर झील के किनारे भी एक मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। वो मंदिर था वराह मंदिर। तो वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? वो करवाया था अर्णोराज ने। इसके बाद में बात आती है कि जो गुजरात का शासक था कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य अब्बू के क्षेत्र में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्णोराज हार गया और कुमारपाल जीत गया। इसके बाद में अर्णोराज के एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव, और अर्णोराज और जगदेव के मध्य को विवाद हुआ। विवाद होने के कारण जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी और अर्णोराज की मृत्यु हो गई, और जगदेव को चौहान वंश का पितरंता कहा जाने लगा। इसके बाद में अर्णोराज की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ। तो देखते हैं अगला शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात करांगे आप विग्रहराज की। विग्रहराज चतुर्थ को विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। विशलदेव और विग्रहराज चतुर्थ एक ही नाम था और एक ही शासक था और उसके अलग अलग नाम थे। इसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, विशलदेव भी कहते हैं। तो आज अपन भी बात करेंगे, वो बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की। किसकी? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ की बात सबसे पहले बात करें तो ये गद्दी पर कद बैठा। गद्दी पर बैठा ये 1153 में। विग्रहराज चतुर्थ 1153 में गद्दी पर बैठा और 1157 में आक्रमण किया। कहां पर है? दिल्ली पर। सबसे पहले आक्रमण घट करो, आक्रमण किया दिल्ली पर, और दिल्ली पर उस समय शासक था तोमरों का। तो तोमरों को हराकर क्या कर लिया? यह साम्राज्यवादी राजा था, अपने साम्राज्य की मतलब विस्तार दिल्ली तक ले गया था। चौहान वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ है। इसे विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के नाम से भी पुकारते हैं। इसने 1153 में गद्दी पर बैठा और आक्रमण किया। कब? 1157 में। 1157 में आक्रमण करके इसने क्या किया? किसको हराया? तोमरों को हराया। किसको हराया? तोमरों को। तोमरों को हराकर इसने दिल्ली तक अपना राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद में बात आती है कि विग्रहराज चतुर्थ को दो उपाधि है। इसे कवि बांधव, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव व कहीं पर इसे कट्टी बांधव भी कहते हैं। कवि बांधव या कट्टी बांधव भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले 1153 में गद्दी पर आसीन हुआ। 1157 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और तोमरों को हराकर अपने साम्राज्य की सीमा है, क्षेत्र है, वो दिल्ली तक विस्तृत कर दी। इसके बाद में इसको कवि बांधव या कट्टी बांधव के नाम से भी पुकारा जाता है। चौहान वंश का स्वर्ण काल। शासन काल की बात करें तो जो चौहानों का स्वर्ण काल है, चौहान वंश का स्वर्ण काल है, वो विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को ही कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहते हैं?
तो विग्रह राज चतुर्थ के, यानी इसका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल भी कहलाता है। इसके बाद में विग्रह राज चतुर्थ के दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। और एक का नाम था नरपति नल। दरबारी कवि थे ये नरपति नल। नरपति नल। सोमदेव ने क्या लिखा? सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा विग्रह राज चतुर्थ पे, ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज। और नरपति नाले ने क्या लिखा? नरपति नाले ने लिखा बीसल देव रसो। इसके दो दरबारी कवि थे, जिसका एक नाम था सोमदेव और एक था नरपति नाले। सोमदेव ने ललित विग्रह लिखा और नरपति नाले ने क्या लिखा? बीसल देव रसो। इसके बाद में विग्रह राज चतुर्थ ने एक संस्कृत में नाटक लिखा। संस्कृत में नाटक लिखा और उसका नाम क्या था? हेरिकेली नामक नाटक इसने लिखा विग्रह राज चतुर्थ ने। क्या लिखा? हेरिकेली। हेरिकेली नामक नाटक किसने लिखा? वो लिखा विग्रह राज चतुर्थ ने। विग्रह राज चौहानों का सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ। 1153 में गद्दी पर आसीन हुआ। 1157 में दिल्ली के क्षेत्र पर आक्रमण किया और तोमरों को हराकर उस क्षेत्र को जीत लिया। इसके बाद में उसने इसकी जो विग्रह राज चतुर्थ है, इसे कट्टी बंधु या कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन काल को चौहानों का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ के दो दरबारी कवि थे, एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाले। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा और नरपति नाले ने लिखा था बीसल देव रसो। विग्रह राज चतुर्थ ने एक संस्कृत में नाटक लिखा, उसका नाम था हेरिकेली। इसके बाद में एक झील बनवाई जिसका नाम था बिसलपुर झील। बिसल देव ने या विग्रह राज चतुर्थ ने एक झील का निर्माण करवाया, उसका क्या नाम था? बिसलपुर झील। बिसलपुर झील का निर्माण कहां पर करवाया था? यह करवाया था अजमेर में। अजमेर में बिसलपुर झील का निर्माण करवाया और एक बिसलपुर नामक कस्बा भी बसाया। विग्रह राज चतुर्थ ने इसके बाद में एक अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कहां पर की? अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इसको जैसे बात करें तो इसका नाम था सरस्वती कंठाबारण। क्या नाम था? सरस्वती कंठाबारण। संस्कृति कंठाबारण ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? तो वो की थी विग्रह राज चतुर्थ ने। इसके बाद में कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर क्या किसने तुड़वाया किसने इसको? तुड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ पर है। 2.5 दिन का पंजा शाह पीर का, किसका? पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। पंजाब शाह पीर का उर्स है। यानी सबसे पहले इसने संस्कृत पाठशाला या सरस्वती काठबारण नामक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी विग्रह राज चतुर्थ ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो विग्रह राज चतुर्थ के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इस गद्दी पर कब आसीन हुआ? तो 1153 में विग्रह राज चतुर्थ गद्दी पर आसीन हुआ। 1157 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक कर लिया और दिल्ली के तोमरों को हरा दिया। इसके बाद में इसे जो उपाधि की बात करें तो इसे कवि बंधु या कट्टी बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसने इसका शासनकाल को विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसके दो दरबारी कवि थे, एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाले।
सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा, और जो ये था नरपति नालय ने बीसल देवरासो नामक ग्रंथ लिखा। संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा हेरिकेली नामक नाटक है। किसने लिखा? तो ये लिखा था विग्रह राज चतुर्थ ने। विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव ने बीसलपुर झील का निर्माण करवाया, और कहाँ पर है? ये अजमेर में है। इसके बाद में अजमेर में इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, और वहां पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसके बाद में अगला शासक आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। आगे का शासक होगा अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो उसका वीडियो मैं अलग से बना कर आपके लिए भेज दूंगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।